क्लास 6। आज मैं आपको आपकी हिंदी 2 से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, शिक्षिका छात्रों से कहती है, बच्चों इन ध्वनियों को मिलाकर बोलिए। यहाँ पर अलग अलग ध्वनियाँ लिखी गई हैं, तो शिक्षिका कहती है मिलाकर इनको बोलिए। आपका नाम जिन ध्वनियों के मेल से बना है बोलकर देखिए। मतलब जो शिक्षिका है वह ध्वनियों के बारे में बता रही है। चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि बोलते समय हमारे मुख से अलग अलग ध्वनियाँ निकलती हैं। किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। जब बेटा हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। जो हम बोल रहे हैं वो हमारी आवाज़ है, मतलब हमारी ध्वनियाँ हैं। और इन्हीं ध्वनियों के समूह को सीखना पड़ता है और यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। और इन ध्वनियों के मतलब वर्ण के खंड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग बोलते हैं तो बोलते समय जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, यही ध्वनियाँ, यही आवाज़ वर्ण कहलाती है। जैसे हमने कहा पा, तो पा क्या है? एक ध्वनि है और यही ध्वनि पा जो है एक वर्ण हो गया। हमने कहा टा, ला, का, चा, हम जो भी वर्ण बोलेंगे वो वर्ण ही उस ध्वनि को प्रदर्शित करता है। मतलब ध्वनियाँ ही क्या होती हैं? वर्ण होती हैं। हम जो भी वर्ण बोलेंगे, पा, टा, चा, ला, का, जो भी बोलेंगे उस वर्ण को हम बांट नहीं सकते, इसके खंड नहीं किए जा सकते। मतलब किसी भी वर्ण के हम खंडन नहीं कर सकते। तो जब बेटा हम बोलते हैं, मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वही ध्वनियाँ वर्ण होती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों है? इसलिए है क्योंकि बेटा हम वर्ण को मिला देंगे तो हमारा शब्द बनेगा। लेकिन हाँ, वर्ण कैसे होने चाहिए? सही होना चाहिए। ये नहीं कि हमने मिलाया, अगर हमने मिला दिया क ला, का एक वर्ण और ला दूसरा वर्ण, तो कल हो गया। लेकिन और कल अगर हमने का मिलाया, ला मिलाया, तो एक शब्द बना ना कल। लेकिन अगर बेटा हम यही उल्टा कर दें, ला मिला दें और का मिला दें, तो लक हो गया। तो ये तो सही नहीं है शब्द ना, क्योंकि ये लक जो है हमें कोई भी सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। तो हम जब वर्ण मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा, वो भी ऐसा शब्द जो सार्थक हो, मतलब हमको एक अर्थ देता हो। और जब वर्ण मिलाए तो शब्द बना, और जब शब्दों को मिला देंगे तो वाक्य बन जाएगा। और जब इन्हीं वाक्यों को मिला देंगे तो हमारी भाषा बनती है। इसलिए भाषा कहाँ से शुरू होती है? वर्ण से शुरू होती है। इसीलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो वर्ण ही क्या होता है? ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो अब आप समझ गए ना बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? जब हम मुख खोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के हम खंडन, वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब बेटा हम वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगा दें, मतलब का के बाद खा, खा के बाद गा, गा के बाद घा और घा के बाद अंगा, यानी कि बराबर से जब हम लगा देंगे क्रम से, किसके बाद क्या आता है? जब हम वर्णों को क्रम से लगा देंगे, वर्णों को व्यवस्थित कर देंगे, तो उसी वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं।
प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हर एक भाषा के, जैसे आपकी हिंदी भाषा है तो आपकी हिंदी भाषा की वर्णमाला क्या है, आ से लेकर ज्ञा तक। ये सारे वर्ण जो आते हैं ये वर्णमाला में होते हैं। तो हर भाषा की, प्रत्येक भाषा की एक अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला के वर्ण इस प्रकार है। देखिए स्वर कितने होते हैं, 11। आ इ ऊ री ए ओ। ठीक है, 11। तो ये स्वर हो गए। इसके बाद अनुस्वार आता है। अनुस्वार में आता है अंग, आहा। फिर आ गया अनुनासिक, विसर्ग, फिर आगत ध्वनियाँ। तो हिंदी वर्णमाला जो होती है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 14 पर आगे। अब ये देखिए ये कैसी वर्णमाला है। अब आ गया स्वर के बाद क्या आता है, वर्णमाला में स्वर के बाद ही व्यंजन आता है। अब व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो क वर्ग में 5 वर्ण हुए ना, क ख ग घ अंगा। फिर चा वर्ग हुआ, टा वर्ग। तो स्वर के बाद वर्णमाला में क्या आता है, व्यंजन आता है। तो ये हो गया आपका व्यंजन। तो का से लेके मा तक ये वर्ग हो गए। और प्रत्येक 5वें वर्ण को, जैसे कि अंगा, इया, अड़ा, न, मा। तो ये क्या होता है बेटा, प्रत्येक 5वां जो वर्ण होता है वही पंचम वर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण या पंचमाक्षर कहलाता है। फिर आ गया अंतस्था व्यंजन, फिर आ गया ऊष्म व्यंजन। अंतस्था व्यंजन कितने होते हैं, 4, या, रा, ला, वा। फिर आ गया बेटा आपका ऊष्म व्यंजन, स, श, सा, हा। फिर आ गया आपके संयुक्त व्यंजन, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। इस तरह से बेटा आपकी ये पूरी वर्णमाला बनती है। विशेष, स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। स्वर रहित, आपको पता है ना कि हर व्यंजन में एक स्वर रहता है। कौन सा स्वर, स्वर आ। हर व्यंजन में बेटा आ लगा रहता है, आ रहता है। और अगर हम आ को हटा देंगे तो उस व्यंजन के नीचे क्या लगा देंगे, हलंत। जैसे हमने लिखा का, तो का में आ है, और जब हम आ हटा देंगे तो का के नीचे हलंत लगा देंगे तो हमारे उच्चारण में भी फर्क आ जाएगा। जैसे का हम तब नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे क, ऐसे बोलेंगे। तो स्वर रहित, रहित मतलब कि हटा देना। जब हम स्वर रहित यानी कि स्वर के बिना जब व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। री स्वर का उच्चारण री की भांति किया जाता है। अंग, अंगा और ढा व्यंजनों का उच्चारण डा और ढा से भिन्न होता है। अतः व्यंजन उच्चारण के समय सावधान रहें। जैसे बेटा यहाँ पर ये ड है, अंगा है ना, और यहाँ ढा है। लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम, जैसे ये अंगा है ना, अब यहाँ पे देखिए आ गया डमरू, तो लड़का, मेढक, पढ़ना आदि। अंगा तथा ढ से शब्द प्रारंभ नहीं होते। ये दोनों जो व्यंजन है बेटा ये हमेशा शब्द के या तो बीच में आता है या शब्द के अंत में आता है। इन दोनों से कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है। नुक्ता का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के लिए किया जाता है। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण के 2 भेद, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11
होती हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है। मतलब स्वरों के उच्चारण में किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। फिर दूसरा क्या है? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती बेटा, जब हम मुंह खोलेंगे तो हमारे अंदर की जो हवा है वो बाहर आएगी। तो जब हम स्वरों को बोलते हैं तो उस समय, बोलते समय जो हमारे अंदर की हवा होती है वो बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से बाहर निकलती है, उन्हीं को स्वर कहा जाता है। तो स्वर के विषय में 2 बात हो गई बेटा। पहला तो स्वरों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि के सहायता के होता है। दूसरा, स्वरों के उच्चारण के समय जो हमारे अंदर की जो हवा होती है वो मुख खोलते हैं तो बाहर निकलती है, तो वो हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हीं को स्वर कहा जाता है। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गया बेटा स्वर। अब आइए पेज नंबर 15 पर। उच्चारण के समय आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहले तो वर्ण के भेद आपने समझा कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आ गया ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, आ, ई, उ तथा री। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब आ गया दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, ये है ना ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, मतलब कि 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जिसमें से आ, ई, उ, ऐ, ओ तथा औ। इस तरह से बेटा ह्रस्व स्वर हो गए 4 और दीर्घ स्वर हो गए 7। और 7 4 कितना होता है? 7 4 होता है 11। मतलब कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व की सब अपेक्षा 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। अब आ गया प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगे। देखिए बेटा, ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय, और प्लुत स्वर में क्या होता है? दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे तो वह प्लुत स्वर कहलाता है। और इस स्वर को दिखाने के लिए जो ये निशान देख रहे हैं ना, एस, इंग्लिश के अल्फाबेट एस की तरह है, का चिन्ह लगाया जा, जैसे कि ओम, हे राम, सुनो आदि। तो इस तरह से स्वरों की संख्या स्वरों के भेद होते हैं 3 और स्वरों की संख्या होती है 11। समझ गए ना बेटा आप? स्वर किसे कहते हैं? स्वर के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है। साथ में स्वरों, जिन वर्णों के उच्चारण के समय किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और स्वरों के भेद 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है
उन्हें ह्रस्व कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। प्लुत जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। अब आ गया स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों का प्रयोग, बेटा स्वर तो ये है, देख रहे हैं ना आप, आ, ई, उ, ये स्वर हैं। लेकिन जब इन्हीं स्वरों को हम किसी व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, व्यंजन के साथ लगाते हैं, तब ये इनका रूप बदल जाता है, तब इनके चिन्ह लग जाते हैं। जैसे कि ये चिन्ह देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये चिन्ह है ना, ये सारे स्वरों के चिन्ह हैं। तो जब हम स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ करते हैं, व्यंजन के साथ करते हैं, तो बेटा स्वरों का रूप बदल जाता है, तब वहाँ पर उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। और जो बेटा यहाँ पर ये दिया गया है ये आप स्वयं पढ़िएगा। अब आइए पेज नंबर 16 पर। विशेष, कुछ मात्राएं व्यंजन के ऊपर, कुछ साथ में तथा कुछ नीचे लगाई जाती हैं। देखिए बेटा, कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जो व्यंजन के ऊपर लगती हैं, जैसे ए लगती है ना। कुछ ऐसी होती हैं जो व्यंजनों के साथ में लगती हैं, साथ में, जैसे कि ओ, अ, आ, ई। और कुछ होती हैं ऐसी जो व्यंजनों के नीचे लगाई जाती है, जैसे कि उ। रा के साथ उ और उ की मात्रा उसके बीच में, उसके रा के पेट में लगाई जाती है, जैसे कि ये छोटा उ हो गया, ये बड़ा उ हो गया, मतलब कि उ। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे कि वृक्ष, मृग। तो री की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे लगती है ना। अब आ गया बेटा आपका अनुस्वार। अनुस्वार मतलब कि शिरोरेखा पे एक बिंदी। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि अंग की मात्रा, जैसे अंगूर, रंग, भंग, तो एक बिंदी लगाई जाती है बेटा, जो कहाँ लगाई जाती है? वो बिंदु लगाया जाता है व्यंजन के ऊपर। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण हम करते समय जो हवा होती है वो केवल नाक से निकलती है, मुख से नहीं निकलती है, नाक से निकलती है, तो उसे प्रकट करने के लिए, उस ध्वनि को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, उसे ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि बंदर, कंघा, संग, लंगर आदि। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। शब्द के अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो उसी वर्ग के पंचम वर्ण के अनुस्वार के रूप में बोला जाता है। तो क्लास 6 आज मैं बेटा आपको यहीं तक समझाऊंगी। अब इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो अनुनासिक, विसर्ग और साथ में व्यंजन के भेद पढ़ाऊंगी। लेकिन जितना बेटा मैंने आपको आज समझाया है, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेद कितने होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, ये सारा बेटा आप अपने आप एक बार फिर से पढ़ने का और समझने का प्रयास कीजिएगा।